तो अवेंजर्स डूम्सडे के पहले एक्ट और इसकी प्लॉट स्टोरी से रिलेटेड कई सारी चीजें सामने आई हैं जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। रिव्यू दे देता हूं कि हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो नंबर 1, डॉक्टर डूम के साथ एक तलवार होगी और ये तलवार डॉक्टर डूम के साथ कॉमिक्स में तो नहीं दिखाई गई, लेकिन मार्वल की तरफ से एक एनिमेटेड शो आया था जहाँ डॉक्टर डूम के पास ये तलवार थी और उस तलवार को कहा गया इन्फिनिटी शॉट। और इस इन्फिनिटी शॉट में इन्फिनिटी स्टोन्स फिट हो जाते थे और डॉक्टर डूम इससे पूरे यूनिवर्स को रीराइट करना चाहता था। एमसीयू में थैनोस जब अपनी शॉट के साथ आया था तब भी ये कहा जा रहा था कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को इन शॉट से यूज करेगा। ये प्लान बी था थैनोस का। अगर गॉन्टलेट नहीं होता तो थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज अपनी इन शॉट में करता। वहीं जो रून्स हमने अवेंजर्स लोगों के चारों ओर देखे वो 43 हैं। इनमें 17 रून्स हैं और ये रिपीटेड है और एक्स्ट्रा में 9 है। अब मार्वल में ये जो 17 नंबर है ये बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है और 17 नंबर से जुड़ी कई सारी और भी कहानियां हैं। आपको मार्वल की हर मूवी में ये 17 नंबर देखने और सुनने को मिल जाएगा। डेडपुल वुल्वरीन में जो उसका अपार्टमेंट था उसका नाम भी 17 में था। खैर ये जो 17 नंबर है वो एमसीयू की हिस्ट्री से तो जुड़ा ही है, लेकिन यहाँ ये जो 17 रून्स को यूज हुआ है इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम 17 यूनिवर्स पर ऑलरेडी कंट्रोल कर चुका है अपने इन रून्स के जरिए। या ये भी हो सकता है कि हमें अवेंजर्स डूम्सडे में 17 यूनिवर्स अलग अलग दिखाई दें जो आगे जाकर बैटल वर्ल्ड का हिस्सा बनेंगे। वहीं डॉक्टर डूम ये जो रून्स यूज कर रहा है और एक ब्लैक बोर्ड हमारे साथ जो शेयर किया था रूसो ब्रदर्स ने, वहाँ पर भी इसी से रिलेटेड सिमिलर सा कुछ था। और अब जब इतनी सारी चीजें सामने आ गई हैं तो इनके अंश भी पिछली मूवीज में कई बार देखने को मिले हैं, जैसे मल्टीवर्सल कोर इंजन। अगर यहाँ इनकी रिंग्स पे ध्यान दोगे तो यही वो लैंग्वेज है जो रून्स जैसी लगती है। दूसरा, ये लगातार घूम रही है अपने जायरो कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसा हमें अवेंजर्स डूम्सडे का संघाई ट्रेलर में देखने को मिला था। सेम यहाँ पर ये मल्टीवर्सल कोर इंजन उसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। इटरनल का ये कैरेक्टर जो फिजिक्स का गॉड है वो भी जब अपनी पावर को यूज करता है तब भी जायरो वाला सिद्धांत काम करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब स्पाइडरमैन के लिए ये रून्स ऑफ कॉफकॉल वाला मैजिक स्पेल किया तब भी ये पूरा मैजिक जो परफॉर्म हुआ वो भी जायरो के कॉन्सेप्ट पर ही था। शांग-ची की 10 रिंग्स को जब वोंग ने खोला तब उसके अंदर भी ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो भी जायरोस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है। अब ये जितनी भी चीजें हमारे सामने आई हैं ये बिल्कुल वैसी है जैसे डॉक्टर डूम का ट्रेलर जो हुआ था शंघाई में, और वो जिस हिसाब से मल्टीवर्स को रीराइट कर रहा था अपने जायरोस्कोप वाले सिद्धांत से, वो बिल्कुल फिट बैठती हैं। पर सवाल यहाँ ये आ जाता है कि ये जायरोस्कोप वाला स्ट्रक्चर को यूज कर रहा है डॉक्टर डूम। तो मैं आपको बता दूं कि जायरो स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल मॉडल है किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए। मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर जो संभावनाओं का तूफान था उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये रिंग्स थे और इन रिंग्स पर एक तरह के रूल्स भी मेंशन है। और जाहिर सी बात है ये सब लिखे गए हैं और लिखने वाला सिर्फ इन सारी चीजों को देखने के बाद सामने आता है और वो है सिर्फ डॉक्टर डूम। दूसरा, मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर जो संभावनाओं का तूफान था उसका मतलब ये है कि एक इंसान की अनंत पॉसिबिलिटीज, मतलब उसके जीवन काल में जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी वो यहाँ पर सामने आ सकती है। और ये सेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मल्टीवर्सल ट्री में है। हर टाइमलाइंस के अंदर हर एक कैरेक्टर की इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज बन रही है, लेकिन अभी इनको संभालने के लिए लोकी अपनी पावर को यूज कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि मल्टीवर्सल ट्री को पूरी तरह से ग्रो करने के लिए और उसकी हर एक पॉसिबिलिटीज को अच्छे से ग्रो करने के लिए ये जो मल्टीवर्सल कोर के इंजन का ये जो पूरा जायरो स्ट्रक्चर है वो यहाँ यूज होगा लोकी की जगह, क्योंकि मेरी नजर में इन दोनों की कहानी सेम ही है। वॉचर जब मल्टीवर्स के बारे में बताता है तब वो कहता है कि ये मल्टीवर्स अपनी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ अलग अलग कहानियों को रच रहा है। वहीं इस कोर इंजन में हर एक कैरेक्टर अपनी पॉसिबिलिटीज के साथ आ रहा है, बस प्लेन एक ही है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जब टाइमली ने इन लूप को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस बनाया था वो भी जायरो के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता था, लेकिन ये इतना घुमावदार और सक्षम नहीं था, बल्कि ये एक लाइन में था और रिंग्स को घुमाने के लिए जो उसका बेस चाहिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए बेस की जरूरत होगी और बेस के लिए इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के जो रिंग्स हैं उन पर रूल्स को लिखा गया जो मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर हम साफ देख सकते हैं। अब इतने प्रूफ देखने के बाद ये तो साफ होता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर डूम है, लेकिन यहाँ डॉक्टर डूम ने ये सब कब किया होगा? तो इसका भी आंसर हमें अवेंजर्स के पोस्टर में मिल जाता है। यहाँ ये जो ग्रीन कलर की विंडो देखने को मिली है ये प्रूव करती है कि ये डॉक्टर डूम का कैसल है और इसी कैसल और इसी विंडो को यूज किया है ह्यूमन्स ने अपने सीटाडेल के लिए। मतलब ये जो डूम का कैसल है ये उस समय का होगा जब ह्यूमन्स ने इस कैसल को अपने सीटाडेल के लिए यूज किया था, और ये वो समय है जब ओरिजिनल टाइमलाइंस में कैंग के वेरिएंट्स आपस में मल्टीवर्सल वॉर कर रहे थे। इमोर्टस कैंग ह्यूमन्स फ्यूचर में अपनी कहानी को शुरू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर डूम ऐसा था
जिसने इस पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर कर लिया था। डॉक्टर डूम ही ऐसा था जिसने सबसे पहले इन टाइमलाइंस को मल्टीवर्सल ट्री का शेप दिया था। उसने जायरोस्कोप कॉन्सेप्ट से इस मल्टीवर्सल ट्री को स्टेबल भी कर लिया था। बस यहाँ पर कैंग डूम के साथ था और कैंग के जितने भी वेरिएंट थे वो डूम के खिलाफ हो गए। इसीलिए इमोर्टस और उसकी काउंसिल ऑफ कैंग्स ने कैंग और डूम को दोनों को बाहर कर दिया। अब इस समय जो ओरिजिनल मल्टीवर्सल ट्री था उसमें इमोर्टस और ह्यूरुमिस ने बदलाव करना शुरू कर दिए। सबसे पहले यहाँ जितनी भी ब्रांच टाइमलाइंस थी उन सबको उड़ाया गया और इसमें मदद ली ओलाइथ की। और ओलाइथ और ब्रांच टाइमलाइन वाली ये काम कैसे होता है, तो इसमें बस आप ये समझ लो कि किसी भी कैरेक्टर को अगर मार दिया जाए या फिर उठा के कहीं पर और प्लेस कर दिया जाए तो ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनती है। और यही काम तो टीवीए करता था। सेक्रेट टाइमलाइन में अगर कोई भी कैरेक्टर अपने पाथ से हटता था तब उसको प्रोन कर दिया जाता था या उसको फिर से वहीं पर प्लेस कर दिया जाता था। यहीं पर ओलाइथ ने ये काम किया कि जितने भी ब्रांच टाइमलाइन की रियलिटी से जो बने थे आगे फ्यूचर, उन सबको वो खा गया। इसके बदले में ह्यूरुमेंस को लाइनर एक सिंगल टाइमलाइन मिली और ऐसे कई सारी यूनिवर्स की अलग अलग एक सिंगुलर टाइमलाइन हो गई। अब यहाँ पर बस इसे कंट्रोल करना था, इसीलिए ह्यूरुमेंस ने बेसिक लूम का सहारा लिया। दूसरा आप ये भी देखो कि इन टाइमलाइन से निकलने वाली हर एक डाइवर्जन टाइमलाइन, इसको ह्यूरुमेंस ब्रांच टाइमलाइन कहता था। मतलब वो जानता था कि ये टाइमलाइंस आगे जाकर एक ट्री का शेप लेंगी। और टाइमलाइंस और ट्री के जितने भी सबूत हमें टीवीए में देखने को मिले हैं वो भी हमने लोकी सीजन 1 में टीवीए में जगह जगह देखे हैं। इसीलिए यहाँ मेरा साफ साफ ये कहना है कि ये जो मल्टीवर्सल ट्री बना है ये पहले भी ओरिजिनल मल्टीवर्सल ट्री हुआ करता था जिस पर रूल करता था डॉक्टर डूम। इसका साथ देता था कैंग, लेकिन कैंग के वेरिएंट जितने भी थे काउंसिल ऑफ कैंग्स में वो कैंग और डॉक्टर डूम के खिलाफ हो गए क्योंकि उन्हें ये मल्टीवर्स चाहिए था। इसीलिए नाम सामने आया ह्यूरुमेंस का और ये सारे लफड़े शुरू हो गए। आगे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए कि एमसीयू के फ्यूचर में अब क्या होने वाला है तो हमें साफ दिखता है कि ह्यूरुमेंस, कैंग और इमोर्टस ये सब गेम से बाहर हो गए हैं और इसीलिए डॉक्टर डूम वो सब लेने आ रहा है जो उसका हुआ करता था। ऐसे में डॉक्टर डूम, ये जो हमने मेन 17 यूनिवर्स की बात की है, इन पर डॉक्टर डूम का पूरा कंट्रोल होगा। हर तरह का मैजिक, हर तरह की साइंस, इन पर डॉक्टर डूम का फुल पावर मास्टर कंट्रोल होगा। अब ये भी कहानी सुनने के बाद मेरे मन में भी ये डाउट आता है कि डॉक्टर डूम जब इतना ही पावरफुल है तो वो किसी कोने में जाकर ये सारी चीजें अपने आप क्यों नहीं सही कर देता, और क्यों अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और बाकी सुपर हीरोज डॉक्टर डूम से भिड़ रहे हैं। तो इसका भी आंसर हमें फेज 6 में देखने को मिल रहा है। डॉक्टर डूम सू स्टॉर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को अपने साथ ले गया है बिना किसी से लड़े हुए। थॉर वाला ट्रेलर भी हमने देखा और यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि डॉक्टर डूम लव को अपने साथ ले गया है। और रिसेंट में ही जो हमने एक्समैन का ट्रेलर भी देखा वहाँ से भी ये थ्योरी सामने आ रही है कि डॉक्टर डूम साइक्लोप की बेटी रिसल को भी ले गया है। अब आगे वांडा, अमेरिका चैविस, शांग-ची की 10 रिंग्स और कैंग का मल्टीवर्सल कोर इंजन रह जाता है जो डूम के मोटिव को पूरा करेगा। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक चीज बताओ कि मैं अगर कैंग को मेंशन करता हूं तो आपकी फुलवारी में आग क्यों लग जाती है। वास्तव में अगर आप एक अच्छे एमसीयू फैंस हो और ये चीज भी समझते हो कि एमसीयू अपनी चीजों को इंटरकनेक्टेड रखता है, वो किसी भी ढंग से ऐसी चीजों को नहीं छोड़ सकता जिसका बेस वहीं से स्टार्ट हुआ हो, और मल्टीवर्सल सागा का बेस पूरा कैंग से ही शुरू हुआ है, तो मेरे हिसाब से एमसीयू कैंग को वापस लाएगा। और जितनी भी कहानी हम मल्टीवर्सल सागा में देख रहे हैं वो कैंग के चारों ओर ही घूम रही है। क्या पता हमें इसी महीने कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि कैंग विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। तो क्या एमसीयू का आप कुछ बिगाड़ लोगे? यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरी थ्योरी में कैंग, ह्यूरुमेंस ये सारे नाम सुनाई देते हैं क्योंकि इन्हीं के कांडों की वजह से आगे की कहानी हो रही है। अगर मैं टीवीए का नाम ले रहा हूं तो उसमें ह्यूरुमेंस का नाम तो आएगा ही आएगा। सेक्रेट टाइमलाइन और ये मल्टीवर्स का मैनिपुलेशन, ये सब ह्यूरुमेंस से ही तो शुरू हुआ है, इसलिए घबराओ मत। बेसिक जानकारी की सोर्स को बताने के लिए उनके नाम तो सामने आते ही हैं। खैर अब आगे बढ़ते हैं। लीक्स के हिसाब से जो शंघाई में लाइट शो हुआ था वहाँ डॉक्टर डूम के पहले एक्ट को दिखा दिया गया है। ऑफिशियल चीजों में डॉक्टर डूम कैप के सामने जाएंगे 1948 में, जहाँ पैगी, कैप दोनों साथ रह रहे हैं। यहाँ लोकी भी होगा और ये तीनों डिस्कस करेंगे कि कैसे मल्टीवर्स के एल लग रहे हैं। मेरी थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर डूम ह्यूरुमेंस कैंग के उस समय से है जब मल्टीवर्सल वॉर हो रही थी, और इस चीज को मैंने शुरू में समझा दिया है, लेकिन जब अब इस मल्टीवर्सल ट्री बन गया है तब डॉक्टर डूम यहाँ प्रकट हुआ है। और ये चीज अच्छी भी है क्योंकि डॉक्टर डूम पहले से ही एक राउंड टीवीए, ह्यूरुमेंस, कैंग और उसके वेरिएंट्स के साथ खेल चुका है, और अब वो सामने आया है तो उसके लिए कुछ भी नया नहीं है। यहाँ दो चीजें हैं जिनको हमें ध्यान से समझनी होगी। पहला, मल्टीवर्स को टाइमलाइंस और वॉचर के डायमेंशन से कंट्रोल और मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम का जो ऑफिशियल लाइट शो हुआ था यहाँ डॉक्टर डूम रियलिटी को वैसे ही मैनिपुलेट कर रहा था जैसे वॉचर अपनी रियलिटी को देखता है। और व्हाट इफ सीजन 3 का ये सीन जहाँ वॉचर मल्टीवर्स को देखता है, तो ऐसे ही डॉक्टर डूम वॉचर की मदद से उसकी पावर को एब्जॉर्ब करके मल्टीवर्सल ट्री तक पहुंच सकता है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम को वहां तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमने ह्यूरुमेंस का सिटाडेल देखा वहाँ एक तरह की लिफ्ट है।
मतलब इस कैसल में एक लिफ्ट ऐसी है और एक फ्लोर ऐसा है जहां से इस मल्टीवर्सल टाइमलाइन तक पहुंचा जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि इस कैसल में एक ऐसी लिफ्ट है जो आराम से आपको यहाँ तक पहुंचा देगी। ऐसे ही तो ही रूमेंस यहाँ इस कैसल में आया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर डूम ने अपने कैसल में एक टाइमलाइन को भी क्रिएट किया है। फैंटास्टिक फोर 1, 2, 3, 4 कॉमिक सीरीज में बेन ग्रिम को डॉक्टर डूम उसकी एक लाइफ देता है। यहाँ डॉक्टर डूम फैंटास्टिक फोर की पूरी लाइफ को रीराइट करता है। ये जो टाइमलाइंस यहाँ इस कॉमिक्स में देख रहे हो, इसका रास्ता डॉक्टर डूम के कैसल से ही है। तो इस हिसाब से जब ओरिजिनल टाइमलाइन में डॉक्टर डूम का कैसल था, तब वो यहाँ से इस मल्टीवर्सल ट्री तक आसानी से अपनी लिफ्ट से पहुंच सकता था, जिसका यूज बाद में ही रूमेंस ने किया है। दूसरा, ऐसे ही लिफ्ट का यूज कैंग के कॉमिक्स में हुआ है, जहाँ विक्टर टाइमली को पहली बार दिखाया गया था। कैप्टन अमेरिका जब विक्टर टाइमली को ढूंढने पहुंचते हैं टाइमली सिटी, और वो जैसे ही विक्टर टाइमली के ऑफिस के गेट को खोलते हैं, तब वो लिम्बो में फंस जाते हैं। ये एक तरह की वॉइड जैसी ही रियलिटी होती है, जहां कैप्टन अमेरिका को कैंग मेन टाइमलाइन से दूर कर देता है। तो ऐसी चीजें कॉमिक्स में 2 बार दिख चुकी हैं और यहाँ पर एमसीयू में भी हमें ये ह्यूमन्स के कैसल में देखने को मिली है। तो ये बड़ी चीज नहीं होगी कि अगर डॉक्टर डूम के कैसल से इस लिफ्ट वाली कहानी को जोड़कर दिखाया जाए। वहीं जो मैंने शुरुआत में मल्टीवर्सल कोर इंजन की बात की है, वो कॉमिक्स के फॉरएवर क्रिस्टल से काफी हद तक मिलती है। और ये फॉरएवर क्रिस्टल मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल वेपन है, और ये वास्तव में इतना पावरफुल है कि ये मल्टीवर्स की कहानी को रीराइट कर सकता है। सिर्फ मैंने ही इस चीज को डिकोड किया है इस वाली वीडियो में कि इसके पीछे का साइंस क्या है और ये कैसे मल्टीवर्स को रीराइट करने की क्षमता रखता है। फिलहाल यहाँ ये जो मल्टीवर्सल कोर इंजन है, इसको कॉमिक्स में साई ग्लोब बोला गया है, लेकिन हम इसे ऑर्ब कहेंगे। तो कॉमिक्स में इसे इमोर्टस ने बनाया था ताकि ये कैंग तक पहुंचे, और कैंग के जितने भी वेरिएंट हैं, उनकी नॉलेज, उनकी मेमोरी और उनकी हर एक पॉसिबिलिटी इस ऑर्ब में सेव हो जाए। और ऑर्ब का यही काम था। जब लास्ट में कैंग ने सभी काउंसिल ऑफ कैंग्स और आखिरी एक कैंग को भी मार दिया, तब इमोर्टस ने बताया कि वो ही था जो इस काउंसिल्स और इन सभी कैंग्स को मरवाना चाहता था, और यही इमोर्टस का एक मास्टर प्लान था। अब इस ऑर्ब में तुम और तुम्हारी हर एक पॉसिबिलिटीज के साथ हर एक कैंग की मेमोरी और नॉलेज सेव है, इसीलिए ऑर्ब इमोर्टस अपने पास ले लेता है। इमोर्टस ये चीज इसलिए भी करवाना चाहता था क्योंकि वो अपने इस पास्ट सेल्फ के हर एक पॉसिबिलिटीज को एब्जॉर्ब कर सके, और उसने ये कांड यहाँ पर किया भी। फिलहाल एमसीयू में अगर देखें तो एंटमैन जब मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर घुसा था, तब उसकी हर एक पॉसिबिलिटीज अपनी अलग अलग मेमोरी के साथ सामने आई, जो कभी एंटमैन ने अलग अलग टाइम जोन में एक्सपीरियंस की थी, जैसे बास्किन रॉबिन्स का स्कॉट। अब कैंग इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर है और उसकी हर एक पॉसिबिलिटी टूटेगी, और कैंग द कॉन्करर अपने ही अलग अलग वेरिएंट को देखेगा और उनको एक्सपीरियंस करेगा। ये कितना सिमिलर है इस कॉमिक्स इवेंट से, जहां इमोर्टस चाहता था कि कैंग इस ऑर्ब के टच में आए और अपनी हर एक पॉसिबिलिटीज को स्टोर कर दे। सेम चीज यहाँ इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के साथ है। वही मल्टीवर्सल कोर इंजन का साइंस ये भी कहता है कि जो उसके अंदर जायरो रिंग है, वो एक तरह की जीपीएस नेविगेशन सिस्टम पर भी काम करती हैं, और जो 10 रिंग्स हमने देखी और उसमें जो बीकन हो रहा था, वो मल्टीवर्सल कोर इंजन से कनेक्टेड है। मतलब साफ है कि यहाँ ये एक दूसरे को लोकेशन शेयर कर रहे हैं। वहीं इसके अलग जो हमें डूम्सडे का पहला सीन देखने को मिला था, जहाँ हमने एंटमैन को देखा, और यहाँ एंटमैन ने वही कपड़े पहन रखे हैं जो उसने एंटमैन क्वांटम मेनिया के आखिरी में पहने थे। तो इससे तो एक चीज साफ है कि एंटमैन की वजह से कैंग आजाद हुआ है, और कैंग जब वापस से यहाँ आएगा तो उसकी पहली मुलाकात एंटमैन से ही होगी। अब ये कैसे होगा, क्या थ्योरीज बनती है, इस पर भी हम बातें करेंगे, लेकिन पहले कैंग कंफर्म हो जाए। अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जितना भी हमें मल्टीवर्सल सागा में देखने को मिला है, ह्यूमन्स, लोकी, टीवीए, कैंग द कॉन्करर, इमोर्टस, काउंसिल ऑफ कैंग्स, और ये जितना भी टाइमलाइंस का मैनिपुलेशन और जितना भी कंट्रोल देखने को मिला है, क्या वास्तव में ये बिना कैंग के पूरा हो सकता है? हम जानते हैं कि हमें खुशी है कि आरडीजे डॉक्टर डूम के रूप में वापस आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरी पिक्चर को देखा जाए तो बिना कैंग की कहानी कंप्लीट किए हुए डॉक्टर डूम की कहानी शुरू नहीं होती। हम खुश हैं कि मार्वल की तरफ से हमें कुछ भयंकर देखने को मिलने जा रहा है, लेकिन वहीं हम भावनाओं में भी नहीं बहे हैं। हमें चीजें व्यवस्थित चाहिए और एक साफ मल्टीवर्सल ड्रामा चाहिए। काश ऐसा हो जाए कि एक ट्रेलर कैंग को फोकस में रखकर हमें दिया जाए और लास्ट में लिखा है कि कैंग विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। आई होप ऐसा होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा दूसरा चैनल भी है जहाँ मैं डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा, और इसके पीछे जो मेरी लाइफ है वो भी आप देख सकते हो, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।